Hello students, class 10th. How are you? I am going to start here carbon and its compound chapter. I think most of the topics discussed earlier. Now I want to discuss here some syllabus related to your chapters and also marking system of this chemistry syllabus. Right? So all of you see here how it can be happen. Now first chapter यहाँ पे क्लास 9th हो गया है, ये एक्चुअली क्लास 10th का होगा, तो इसको यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, इसको करेक्ट कर लेंगे सभी लोग। क्लास 10th होगा यहाँ पे। ओके, सो क्लास 10th का सिलेबस है। ओके, देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। जो मटेरियल टॉपिक में देखिए, यहाँ पे जो टोटल मार्किंग सिस्टम है आप लोगों का, ये 26 मार्क्स का है, जो कि हमने एक चैप्टर इसमें जो कंप्लीट किया है केमिकल रिएक्शंस में, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका सिलेबस है। मेनली फर्स्ट चैप्टर में आपको जो डिस्कस करना है यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चैप्टर फर्स्ट में सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। मेन जो है लगभग वही है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका एज इट इज़ है जैसे पहले था। तो ये फर्स्ट चैप्टर में अगर हम देखें तो जो है काफ़ी कुछ सेम है। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड में देखते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। ये आपको डेफिनेशंस पढ़ना है इसकी, फर्निशिंग ऑफ H+OH- आयन, इसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जनरल प्रॉपर्टीज़, एग्जांपल्स एंड यूजेस, कंसेप्ट ऑफ pH स्केल, डेफिनेशन रिलेटिंग टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, इसका जो है लॉन्ग टर्म रिक्वायर्ड नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ये मेन है। प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, सेकंड चैप्टर में ये पढ़ना है। और थर्ड चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स में बहुत सारा कट गया है। जिसकी मेटलर्जी की बात करें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये सारा हट गया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यही आपको पढ़ना है। रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। थर्ड और फोर्थ चैप्टर काफ़ी छोटा कर दिया गया है। इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, 2 ही टॉपिक पढ़ना है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज। और फिफ्थ चैप्टर में आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, यहाँ पर नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डोबे-राइनर, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। ये तो थे आपके चैप्टर्स। जो है 5 चैप्टर्स में क्या क्या डिलीट हुआ था पोर्शन, वो पहले हमने डिस्कस किया था। आज हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है क्लास 10th में। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। देखिए, वर्सेटाइल नेचर में बहुत सारे कार्बन के क्या नेचर्स हैं वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, जो कि आज हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसका क्या नेचर है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इसका बॉन्डिंग क्या है, कैसे केमिकल बॉन्डिंग किस टाइप की होती हैं, कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो है इसका नेचर कैसा है, किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है मेनली कार्बन का, और क्या क्या नेचर है। टेट्रावैलेंसी नेचर है इसकी, वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एलोट्रोपी आज हम डिस्कस करेंगे, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इसमें क्या है, ये एलोट्रोप्स क्या होते हैं। जैसे देखते हैं कि हम जो कई सारे एलिमेंट होते हैं उनका अलग अलग रूप होता है, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे कार्बन का ही ले लें तो कार्बन का ही बहुत सारा फॉर्म है, बहुत सारा में 3 फॉर्म हम मेन बेसिकली 2 फॉर्म यहाँ पे जानते हैं। एक डायमंड और ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। इसमें बहुत सारा अंतर भी है, हम पढ़ेंगे आगे चल के कि क्या डिफरेंस होता है ग्रेफाइट और डायमंड में। इस पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम इसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे।
तो यहाँ पर मेन मकसद हमारा ये है कि कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हैं, कितने फॉर्म्स हैं, वो द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। जब उसका फॉर्म्स अलग अलग होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी बोलते हैं। एलोट्रोप्स का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कार्बन ही नहीं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है जिसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एलोट्रोप। बट ये ध्यान रखना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी, आइडेंटिकल होगा। तो इसके फॉर्म्स हैं जो एलोट्रोप्स, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, ये दो हैं। एमॉर्फस फॉर्म क्या होता है, जैसे कोल, कोक, चारकोल, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, बोन ब्लैक, लैम्प ब्लैक, कार्बन ब्लैक, गैस कार्बन एंड पेट्रोलियम कोक, ये सब क्या हैं, एमॉर्फस फॉर्म है। डायमंड ग्रेफाइट इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और एमॉर्फस फॉर्म में क्या है, ये सारा है। एमॉर्फस फॉर्म क्या होता है, जिसके अलग अलग रूप हों, डिफरेंट फॉर्म्स हों, और क्रिस्टलाइन फॉर्म भी वही होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये किस में फॉर्म करेगा, ये देखिए, इसको जो है आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, शेष जो है सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, ये थोड़ा जो है सॉफ्ट टाइप में होंगे। तो ये सब क्या होते हैं, एमॉर्फस कोक होते हैं, एमॉर्फस फॉर्म में कार्बन के होते हैं। डायमंड्स और ग्रेफाइट्स दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का। तो ये बहुत दोनों ही क्या हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ये क्या करते हैं, डिफ़र करते हैं। ज़रा इसका पिक्चर देखिए, ये एलोट्रोप्स हैं कार्बन, ग्रेफाइट और डायमंड का। तो ग्रेफाइट और डायमंड में किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, देखिए डायमंड का जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए यहाँ पर लेयर स्ट्रक्चर है, इसके बीच में आपको गैपिंग दिखेगी। ये जो है डायमंड, अभी हम पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो डायमंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है ये क्या होता है, ग्रेफाइट होता है जो ये क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि ये डायमंड जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं अभी क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। तो यहाँ पर ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एलोट्रोप्स हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक एमॉर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसका डिफरेंस जो है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है डायमंड, लेकिन जो ग्रेफाइट है ये आर्टिफिशियली इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ध्यान रखना, ग्रेफाइट का यूज़ भी आपने देखा होगा, कई जगह पर इसका यूज किया जाता है, जैसे पेंसिल में ही इसका यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। ये फ्री स्टेट में नहीं होता है, इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है, जबकि डायमंड फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और जो डायमंड है ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, ये क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ये सॉफ्ट और ग्रीसी होता है, इसको टच करने पर आपको ग्रेफाइट सॉफ्ट होगा, जबकि डायमंड क्या दिखाई देगा, हार्ड। तो ये डिफरेंस हो गया दो। तीसरा डिफरेंस है इसका रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो 3.5 होता है, जबकि इसका डेंसिटी 2.3 होता है। तो ज़्यादा होता है कि इसका डायमंड का ज़्यादा डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी। और ट्रांसपेरेंट होता है ये, डायमंड ट्रांसपेरेंट होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा 2.45 होता है, जबकि इसका जो कलर होता है ब्लैक कलर होता है, और इसका ब्रिटल मतलब ये क्या होता है, ये डायमंड जो है काफ़ी लश्रस होता है, चमकीला होता है। ठीक, तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, इसलिए ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, नॉन कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब ये दोनों ही कंडक्ट नहीं करता है, ना हीट कंडक्ट करता है ना ही इलेक्ट्रिसिटी। एयर में ये 900 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्न हो जाता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 900 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एयर में, बर्न करने के बाद, जलने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है।
ये 700 to 800 डिग्री सेल्सियस पर जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या सिमिलरिटी है, ये समानता है दोनों में, डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि 900 डिग्री सेल्सियस पर जलता है और ये 700 to 800 डिग्री सेल्सियस पर ग्रेफाइट जलता है। और ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं इसमें, जो डायमंड आकर करता है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं। और इसमें हेक्सागोनल क्रिस्टल्स होते हैं, ध्यान रखना। इसकी ज्योमेट्री जो होती है ये ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल, और ये क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल कैसे होता है, ऐसे होता है हेक्सागोनल, ठीक है। ये हेक्सागोनल 6 फेसेस होते हैं, तो 6 होते हैं कार्बन, तो इस तरह से हेक्सागोनल होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल में जो है ये 8 होंगे, ठीक है। ये कैसे होंगे, 8 होंगे। और कार्बन टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होता है, जैसे ये कार्बन ऐसे मीथेन की तरह ये टेट्राहेड्रली क्या होते हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। तो ये ज्योमेट्री हमने डिस्कस किया। इसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो डायमंड होता है ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। जबकि जो ग्रेफाइट है ये इनसॉल्युबल है ऑर्डिनरी सॉल्वेंट में, और ये सभी सॉल्वेंट में क्या होता है, इनसॉल्युबल, दोनों ही इनसॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल इन ऑल ऑर्डिनरी सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब ये डिफरेंस हो गया। तो इन डिफरेंसेस के बेस पर हम डायमंड और ग्रेफाइट को डिफ्रेंशिएट किया हमने, जो पॉइंट्स डिस्कस किए इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं। तो डिफरेंस जो है प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमने डायमंड और ग्रेफाइट को डिफ्रेंशिएट किया स्ट्रक्चर के बेसिस पर। और यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं वो किस तरह से अपने जो है दूसरे कार्बन से ये 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में अटैच होते हैं, जैसे कि हमने बताया आपको। इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन, इस तरह से 4 कार्बन जो है 4 बॉन्ड से ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ओके। आप और अगर बात करें तो डायमंड में जो कार्बन है वो कार्बन क्या होता है, लिंक होता है नेबर्स बाई 4 का कोवैलेंट बॉन्ड्स। दिस लीड टू 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन फ्लैट पैरेलल लेयर रेगुलर स्ट्रक्चर। इस तरह से उसमें लेयर स्ट्रक्चर होता है, तो और ऐसा जबकि डायमंड में नहीं होता है। कार्बन जो लेयर्स में फॉर्म करता है दूसरे कोवैलेंट बॉन्ड से, तो वहाँ पर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी शो करता है, जैसे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। और ये क्या है, वंडरवॉल्स फोर्स, इसकी वजह से वीक वंडरवॉल्स फोर्स यहाँ पे लगता है, क्योंकि जो ये सिंगल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा क्या होता है, डबल बॉन्ड ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ पर एक जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ये जो है वीक बॉन्ड होता है, जिसको हम वंडरवॉल्स फोर्स कहते हैं। इस फोर्स से ये क्या होता है, बाउंडेड होता है, और ये अलाउ करता है हर लेयर को वो स्लाइड कर सके एक दूसरे पर इजीली। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। और ये सॉफ्ट और स्लिपरी भी होता है, यही रीज़न है इसका। तो ये ध्यान रखना है कि जो वीक वंडरवॉल्स फोर्स होता है इसी के कारण ये अलाउ करता है इस लेयर को, जो कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकें। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टच, तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, ड्यू टू दिस रीजन, ओके। एंड एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन इट, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कैपेसिटी होती है। एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन एटम्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन जो है एग्जिस्ट करता है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन जो आपका एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे वह एमॉर्फस फॉर्म में। तो कोल है, कोल इज़ फॉर्म्ड बाय द, कैसे बनता है, वुड, जैसे कि आप जानते हैं कार्बनाइजेशन कोल फॉर्म होता है, ये कार्बनाइजेशन ऑफ वुड से। तो वुड किस में कन्वर्ट होता है, कोल में। बहुत सारा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रखना पड़ता है, तो हाई प्रेशर भी रखना पड़ता है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वुड में, वुड कन्वर्ट हो जाता है कोल में, ठीक है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहना पर, ठीक। आप इसके बाद और देखेंगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड इन एब्सेंस ऑफ एयर,
इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। ध्यान रखना, कार्बनाइजेशन की डेफिनेशन पूछता है कि क्या होता है कार्बनाइजेशन। तो कोल इज फॉर्म्ड इन नेचर बाय कार्बनाइजेशन ऑफ वुड, conversion of wood to coal under influence of high temperature, high pressure and in the absence of air is known as carbonization। इसी को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। तो कैसे होता है देखिए, पहले वुड किस में कन्वर्ट होता है, पीट लिग्नाइट से वुड से पीट लिग्नाइट, फिर ये ब्राउन कोल फॉर्म होता है। कोल वैरायटी एंथ्रासाइट जो है सब प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, और ये इसमें लगभग 94 to 96%, 95% ये क्या होता है, ये कार्बन होता है। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है एंथ्रासाइट। ये कोल वैरायटी, इसमें एंथ्रासाइट क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म माना गया है। और कॉमन वैरायटी ऑफ कोल क्या है, बिटुमिनस कोल माना गया है। ये बिटुमिनस कोल ये ब्लैक होता है, बिटुमिनस कोल, और ये जो है कॉमन वैरायटी है कोल का। ठीक है, ये हार्ड होगा और बर्न स्मोकी फ्लेम के साथ ये जलता है। वुड चारकोल क्या होता है, वुड को जब हम हीट करते हैं स्ट्रांगली, वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो वुड चारकोल हमें मिलता है। इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड कहते हैं। ध्यान रखना है, इस कौन से मेथड से वुड चारकोल मिलता है, तो उसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वोलाटाइल प्रोडक्ट होता है और ये स्कैप हो जाता है। तो चारकोल ब्लैक, पोरस एंड ब्रिटल सॉलिड होता है। ये गुड एडजॉर्वेंट होता है। चारकोल पाउडर एडजॉर्ब होता है कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस एंड पॉइजनस गैसेस। ये गैसेस भी जो प्रोड्यूस करता है वो काफ़ी जहरीली गैस होती है एयर से। चारकोल इसीलिए गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी माना गया है। एनिमल चारकोल क्या होता है, ये बोन चारकोल होता है। ठीक है, क्या होता है, बोन चारकोल होता है। और ये कैसे मिलता है बोन चारकोल, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है। तो ये हमें प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, यहाँ पे ये समझिए कि कौन से प्रोसेस से इसको ऑब्टेन किया जाता है, ये जानना ज़रूरी है। तो इस प्रोसेस का नाम याद रखना चाहिए कि एनिमल चारकोल जो मिलता है, बोन चारकोल, ये हमें मिलता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन से। ये इसमें 10 to 12% ऑफ एमार्फस कार्बन होता है। ठीक है, 10 से 12% क्या होता है, एमार्फस कार्बन। शुगर चारकोल इसी तरह से देखें तो ये शुगर को इन द एब्सेंस ऑफ एयर शुगर चारकोल मिलता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमार्फस कार्बन। जैसे इसमें देखें तो C12H22O11। ठीक है, ये शुगर है। इसको जब हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ एयर की अनुपस्थिति में जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 12 कार्बन प्लस 11 H2O, ये फॉर्म होता है। ठीक है, ये क्या है, ये रिएक्शन है। जब इसको हीट किया जाता है तो शुगर चारकोल हमें मिलता है। इसका नाम क्या है, 12 कार्बन का, इसका नाम है शुगर चारकोल। ओके, तो शुगर चारकोल ये एक्टिवेटेड चारकोल कब बन जाता है, when it is powdered to particle size of about 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5 एंगस्ट्रॉम इसका साइज जब होता है, इस पे इसको ये एक्टिवेटेड चारकोल में बन जाता है, पाउडर टू पार्टिकल साइज ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम and heated about 1000 Kelvin in vacuum activated charcoal has increased absorption capacity। लैम्प ब्लैक की बात करें तो लैम्प ब्लैक मैन्युफैक्चर होता है जब तार और वेजिटेबल ऑयल्स रिच कार्बन जो ये जलते हैं तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, देन इट प्रोड्यूस, जो रिजल्टिंग सूट होता है वो डिपॉजिट होता है किस पे, वो डिपॉजिट होता है वेट ब्लैंकेट्स हैंग्स इन रूम। ठीक है, जैसे गीला ब्लैंकेट है वो रूम में टांगा गया है, हैंग किया गया है, तो वहाँ पे ये क्या होता है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, और ये सूट प्रोड्यूस करता है जो कि डिपॉजिट हो जाता है ब्लैंकेट्स पर, रूम में जो रखा गया है। ठीक है, तो ये लैम्प ब्लैक जो होता है ये ब्लैक पाउडर होता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिया इंक, प्रिंटर्स इंक, ब्लैक पेंट और वर्निशेस, इसका काम बहुत सारा हो जाता है। इसका यूज़ यहाँ पे हो जाता है जैसे इंक में जो इंक जो है बनाई जाती है, स्याही, प्रिंटर्स जो होते हैं, लेज़र प्रिंटर्स, जो डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर, ब्लैक पेंट,
में इसका यूज कर लिया जाता है। प्रिंटर्स की जो इंक होती है उसका, और वेनिसेस कार्बन पेपर्स, इस सब बनाने में इसका यूज किया जाता है। कार्बन ब्लैक के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन ब्लैक एक नेचुरल बर्न लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। जब इसको एयर में जलाया जाता है कार्बन, तो नेचुरल गैस को, जैसे सीएनजी हो गया, ये नेचुरल गैस है कॉमन, ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जो है, ये जब जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, जब इसमें एयर की प्रेजेंस में ये जो है हीट होता है, जलता है, तो ये सूट डिपॉजिट होता है डिज़ोल्विंग डिस्क पर। जो कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होता है तो स्क्रैप्ड ऑफ हो जाता है और बैग में फिल्ड हो जाता है। ये लैम्प ब्लैक से कैसे अलग है, ये ग्रीसी नहीं होता है। कार्बन ब्लैक रबर मिक्स करके इसका ऑटोमोबाइल टायर्स बनाया जाता है, जो कि लैम्प ब्लैक को क्या करता है, रिप्लेस करता है, इसके यूजेस को रिप्लेस करता है कई सारे पर्पस के लिए, ठीक है। और गैस कार्बन और पेट्रोलियम को क्या है, कार्बन जो सेपरेट किया जाता है, वॉल्स एंड रिटॉर्ट यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड गैस कार्बन। ये जब इसको क्रूड पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है तो पेट्रोलियम कोक डिपॉजिट हो जाता है वॉल्स ऑफ द डिस्टिलेशन टावर। दोनों जो कार्बन और पेट्रोलियम कोक है, इसका यूज इलेक्ट्रोड्स को बनाने में किया जाता है। ड्राई सेल्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो ये सेल्स बनते हैं उसका यूज किया जाता है ड्राई सेल्स में, और जो है इससे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बनाए जाते हैं। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म क्या है, फुलरेन। फुलरेन जो है 660 एक कंपाउंड है 660, जिसका ये स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। इसका यूज केक लाइक जो स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स और भी इसके डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका सिर्फ आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये जानना है कि C60 होता क्या है। ये भी कार्बन का एक एलोट्रोप्स है जिसको बकमिंस्टर फुलरेन कहते हैं, इसका ये नाम है। जो डिज़ाइन किया गया था, डिज़ाइनर का नाम है बकमिंस्टर फुलरेन, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। और अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, जो इंजीनियर थे, आर्किटेक्चर थे बकमिंस्टर, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है बकमिंस्टर फुलरेन। ये क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। इसका स्ट्रक्चर जो होता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये फ्यूज्ड रिंग होता है। एरोमेटिक जो रिंग होती है वो 20 इसमें हेक्सागन्स और 12 पेंटागन्स। पेंटागन्स क्या होता है, ये पेंटागन्स होता है जिसमें 5 जो बॉन्ड होते हैं वो कार्बन कार्बन बॉन्ड, वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो इसको हम कहते हैं पेंटागन। इसका नंबर कितना है, ये 12 होता है, 12 नंबर में, यानी कि 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, ये आपका हेक्सागन है, तो ये हेक्सागन 20 होते हैं, ठीक है। ये दोनों कंबाइंड होकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ये स्ट्रक्चर बेंड होता है और सॉकर बॉल की तरह होता है, सॉकर बॉल की तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको बक्की बॉल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम बक्की बॉल भी है, ठीक है, बक्की बॉल। तो फुलरेन जो होगा ये इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है डायमंड और ग्रेफाइट से। और इसका प्रॉपर्टी देखें तो ये येलो पाउडरी सब्सटेंस है, जो कि पिंक हो जाता है कब, जब इसको टॉल्विन जैसे सब्सटेंस में, सॉल्वेंट में इसको डिज़ोल्व करते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जिस तरह से वाटर है पोलर सॉल्वेंट है, इस तरह से टॉल्विन C6H5CH3 ये क्या है, टॉल्विन है। तो ये टॉल्विन में जब इसको डिज़ोल्व किया जाता है तो ये पिंक कलर का हो जाता है। पहले इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर पहले येलो होता है, येलो से पिंक चेंज हो जाता है जब इसको टॉल्विन में डिज़ोल्व करते हैं। और ये पॉलीमराइज होता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। फुलरेन जो है फैक्सनेटिंग होता है क्योंकि ये अनयूजुअल करेक्टरिस्टिक्स शो करता है। और इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे इसका यूज़ होता है फुलरेन का, बकमिंस्टर फुलरेन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम यूजेस ऑफ फुलरेन पढ़ेंगे।